आज की क्लास का टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, क्या होता है इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस? बेसिकली एनालिसिस का क्या मतलब होता है? जब आपको कोई सैंपल दिया जाता है और आप उसको एनालाइज करते हो कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कितना कितना प्रेजेंट है। जब आप सिर्फ डिटेक्शन कर रहे हो कि सिर्फ पता लगा रहे हो कि क्या क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। और जब हम ये पता लगाते हैं कि किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ओके फाइन, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ आई? यूजेस, हर केमिकल इंडस्ट्री में इसके यूजेस हैं। जो मोस्ट कॉमन यूज है वो है फूड इंडस्ट्री, राइट। आप जब भी कोई फूड पार्टिकल फूड आइटम कंज्यूम करते हो उसके ऊपर लिखे होते हैं कंटेंट्स कि इसमें सोडियम इतने परसेंट था, इसमें मैग्नीशियम इतने परसेंट था, या जो भी उसके अंदर चीजें प्रेजेंट है वो सारी लिखी होती है किसी भी फूड कमोडिटी पे, राइट। तो अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरीके से वर्क करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस न्यूमेरिकल पार्ट है। अगर आपका चैप्टर 1 स्ट्रांग है तो ये वाला पार्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका चैप्टर 1 वीक है तो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत ही ईजी है। सुनो, क्वालिटेटिव एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है डिटेक्शन कि कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या नहीं है, ओके। बेसिकली इसको प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पाउडर दे देते हैं एंड आपको पता लगाना है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अब क्या क्या प्रेजेंट है में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं? हम टेस्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये सब चीजें हम डिटेक्ट करते हैं, राइट। अभी के सिलेबस में हमारे पास यही है, ओके। अब जैसे जैसे अगर आप में से कोई केमिस्ट्री में भी आगे करियर सोचता है, ठीक है, तो आगे हम सोच सकते हैं कि तुम कुछ और पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना ही पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए जो भी हमें ऑर्गेनिक सैंपल मिला है, राइट, उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर देते हैं। फाइन, जो भी हमारा सैंपल है अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर हमारे सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन है, हम उसे स्ट्रांगली हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। बेटा आपने ये तो पढ़ा ही है ना, कंबशन रिएक्शन पढ़ा है कि इसको अगर मैं हीट करूंगा स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनाएगा ही ना, ठीक। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कहां से आया? मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, राइट। और वाटर में हाइड्रोजन कहां से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक। समझ आए? तो हम इसको कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट कर देंगे, ओके। तो इट वुड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फाइन। और इसको मैं कंफर्म कैसे कर सकता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना? कार्बन डाइऑक्साइड का वही बचपन वाला टेस्ट कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, राइट। तो बेसिकली जो कंपाउंड मुझे मिला मैंने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला कॉपर ऑक्साइड के साथ और हीट कर दिया, राइट। उसमें से एक गैस रिलीज हो रही है, उस गैस को हमने इससे पास किया लाइम वाटर से, वो गैस लाइम वाटर मिल्की हो गया। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसका मतलब कंपाउंड में कार्बन है, राइट। कार्बन कंफर्म हो गया, कार्बन एनालाइज हो गया। नेक्स्ट, वाटर का कैसे पता लगेगा? थोड़ी सी 10th क्लास की नॉलेज है। CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, लेकिन सिर्फ CuSO4 अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना रहे तो किस कलर का होता है? कलरलेस, ठीक, ओके। तो हाइड्रोजन एनालाइज करने का तरीका यह है कि अगर हमने अपने कंपाउंड की कंबशन करी है इसके प्रेजेंस में, CuO के प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी अगर एलिमिनेट हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूं उसमें से वाटर के भी वेपर्स निकल रहे होंगे, ठीक। हम उस टेस्ट ट्यूब के बाहर रख देंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये CuSO4, फाइन। वी कीप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को अगर वाटर मिल जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, फाइन। अगर वो कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो जाता है, इसका मतलब उसने वाटर गेन कर लिया, इसका मतलब वेपर्स में वाटर था, और वेपर्स में वाटर था, इसका मतलब कंपाउंड में हाइड्रोजन है, ठीक। ये बात समझ आई कि कार्बन और हाइड्रोजन हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डिटेक्ट करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई इसका मतलब कार्बन है, और अगर वाटर रिलीज हो गया इसका मतलब हाइड्रोजन भी, ठीक है। ये है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलता है? लाइम वाटर मिल्की होने से। और वाटर कैसे पता चलता है? अगर वो कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट से ब्लू कर दे, ठीक, फाइन।
ओके, अब आते हैं डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स पे। अदर एलिमेंट्स में सबसे पहला टेस्ट आता है लसाइनियस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्पिटिटिव उससे देखोगे, अभी भी जेईई मेंस जो हुआ था जनवरी अटेम्प्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से आए थे, लसाइनियस मेथड से। ठीक है, अब कुछ स्कूल्स में तो ये टॉपिक ही कट है, फाइन, बट इन जनरल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजॉरिटी स्कूल्स ने कट कर रखा है, बट है। सुनो, इसमें हम किस किस की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं? इसमें हम प्रेजेंस डिटेक्ट करेंगे नाइट्रोजन की, सल्फर की और हैलोजन की। ठीक है, लसाइनियस मेथड से हम क्या क्या प्रेजेंस, किस किस की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। ठीक, इसमें हम सबसे पहले एक चीज बनाते हैं जिसको बोला जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। ओके, इसमें हम सबसे पहले एक चीज बनाएंगे जिसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या होता है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट? जो हमें कंपाउंड मिला है, ठीक है, हम एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब ना एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है, जैसे आपके पेन का रिफिल होता है ना, रिफिल से भी बहुत पतली ट्यूब होती है। उसके अंदर हम एक छोटा सा सोडियम का पीस डालते हैं, उसमें पिंच ऑफ कंपाउंड डालते हैं, राइट, और इन दोनों को हीट कर देते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, इनको हीट करके जैसे ही कैपिलरी बहुत गर्म हो जाए, टूटने ही वाली हो, उसको उठा के आप ठंडे पानी में डालते हैं, राइट। अब वो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से वो कैपिलरी वहीं टूट जाती है, फाइन। तो अब हुआ ये कि उसमें क्या क्या था कैपिलरी ट्यूब में? एक तो वो ट्यूब थी, उसमें मेरा ये कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सोडियम था, राइट। अब ये सब चीजें ना रिएक्ट कर जाते हैं, और जो उसको हम बाद में फिल्टर करते हैं, वो जो ठंडे पानी में ये कैपिलरी ट्यूब टूटी है, उसमें तो कांच के पीसेस भी हैं, कैपिलरी ट्यूब टूट गई है तो कांच के पीसेस भी उसी में ही। तो अब वो जो बचा ना मेरे पास कांच के पीसेस और वो पानी और वो जो कंपाउंड, ठीक है, ये सब को मैं फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर करने के बाद जो फाइनल चीज मेरे को मिलती है, फिल्ट्रेट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है कि अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सोडियम के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई सॉल्ट बना चुका है। अदरवाइज आपने पानी में सोडियम डाला, अगर रिएक्शन नहीं हुआ होता ना तो वो वहीं ब्लास्ट हो जाता, राइट। ये बात समझ आई? तो अब हुआ ये कि सोडियम रिएक्ट कर चुका है हमारे कंपाउंड के साथ। अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है तो अब तक सोडियम साइनाइड बन चुका होगा। अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर है तो अब तक सोडियम सल्फाइड बन चुका होगा। और अगर हमारे कंपाउंड में कोई हैलोजन है तो अब तक सोडियम हैलाइड बन चुका होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो ये बन चुका होगा, अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर है तो ये बन चुका होगा, और अगर हमारे कंपाउंड में हैलोजन है तो ये बन चुका होगा अब तक। ठीक, यहां तक बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन था, तो मतलब हमारे पास क्या है? सोडियम साइनाइड, राइट। तो हमारे पास अभी सोडियम साइनाइड है ना उसमें फिल्ट्रेट में, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि उसमें सोडियम साइनाइड है? तो सबसे पहले व्हाट वील डू, हम अपने कंपाउंड का रिएक्शन कर देंगे फेरस सल्फेट के साथ। आयरन 2 सल्फेट इज फेरस सल्फेट। ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट आया था हमारे पास, उसका हम आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे और बाद में डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर प्रूशियन ब्लू कलर देखने को मिलता है तो दैट कलर इज बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नोन एज फेरीफेरोसाइनाइड। ठीक है, प्रूशियन ब्लू कलर अगर आ जाता है FeSO4 और H2SO4 डालने पे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन था। ये तभी हो सकता है जब फेरीफेरोसाइनाइड बने, फेरीफेरोसाइनाइड में साइनाइड है, साइनाइड में नाइट्रोजन है, इसका मतलब हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन था। ठीक, तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ये बात समझ आई? श्योर। नेक्स्ट, मान लेते हैं प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आता। ओके, तो एक बार सल्फर का टेस्ट करके देख लेते हैं, क्या पता कंपाउंड में सोडियम सल्फाइड हो, राइट। एक बार सल्फर का टेस्ट करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें ये। इसका टेस्ट कैसे होगा? अगर मैं अपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में लेड एसिटेट डाल दूं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम लेड एसिटेट डाल देते हैं तो लेड एसिटेट में से जो लेड वाला पार्ट है वो सोडियम सल्फाइड के सल्फाइड से रिएक्ट करके ब्लैक पीपीटी बना देगा। ठीक, तो सुनो, कहना मैं ये चाह रहा हूं, अभी तक सबसे पहले लसाइनियस मेथड में हमने क्या प्रोड्यूस किया? सोडियम एक्सट्रैक्ट। लसाइनियस मेथड, सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम को मिक्स किया इन कैपिलरी, फिल्टर किया, जिससे मिल गया सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में या तो सोडियम साइनाइड होगा, या फिर सोडियम सल्फाइड होगा, या फिर सोडियम हैलाइड होगा।
सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट और H2SO4 डाल के देख ले। तो अगर ऐसा करने से प्रूशियन ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंफर्म, ठीक। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मैं एक काम करता हूं, एक बार लेड एसिटेट डाल के देख लेता हूं। लेड एसिटेट, अगर ऐसा करने से ब्लैक पीपीटी आ जाता है तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। और डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ऑलमोस्ट नेवी ब्लू, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो स्काई ब्लू है यार। ठीक। अब कभी कभी कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थायोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो होता ही है कि यहां पे जब आप ये वाला टेस्ट कर रहे होगे ना, फेरस सल्फेट वाला, तो प्रूशियन ब्लू कलर आने की बजाय ब्लड रेड कलर आ जाता है, ठीक है। अगर पहले वाले टेस्ट में प्रूशियन ब्लू कलर की बजाय ब्लड रेड कलर आ जाए तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक। वो जो ब्लड रेड कलर है वो सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है, राइट। थायोसाइनाइड बोलते हैं इसको। तो पहले वाले टेस्ट में ही अगर इसी टेस्ट में ब्लड रेड कलर आ जाए मेरा प्रैक्टिकल में हो गया सर, मेरा आ गया तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। चलो बस बस सुन लो। लास्ट टेस्ट फॉर हैलोजेंस, राइट। हैलोजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं कि कैसे पता चलेगा कंपाउंड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या है भी या नहीं, फाइन। तो जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था इसका रिएक्शन कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, ठीक। अगर मैं AgNO3 से रिएक्शन करता हूं और कंपाउंड में Na+X- है, जहां पे X हो सकता है Cl-, Br-, I-, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक। तो होगा ये, अगर कंपाउंड में NaCl है तो वो AgCl बना लेगा। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, F- नहीं। अगर कंपाउंड में NaBr है तो ये AgBr बना लेगा जो कि पेल येलो पीपीटी होता है। और अगर कंपाउंड में NaI है तो ये AgI बना लेगा जो कि येलो पीपीटी होता है। क्यों? सिंपल है, क्लोरीन के साथ व्हाइट, उसके साथ पेल येलो, फिर येलो। कलर ब्लाइंड हो तो बेटा एग्जाम कर देंगे, कोई बात नहीं। डिसेबिलिटी के लिए तो कोटे हैं ही हर जगह, ठीक है। हाँ जी। तो अगर मुझे हैलोजेंस डिटेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट था इसमें AgNO3 डाल देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने पे व्हाइट पीपीटी बनता है तो क्लोरीन है, पेल येलो पीपीटी बनता है तो ब्रोमीन है, येलो पीपीटी बनता है तो आयोडीन है, और अगर कोई पीपीटी नहीं बनता तो हैलोजेंस एब्सेंट है, ठीक। ये है लसाइनेस मेथड, सोडियम एक्सट्रैक्ट मेथड, जिसमें हम सबसे पहले कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन पहले फेरस सल्फेट और H2SO4 के साथ करा के देखते हैं। अगर फेरस सल्फेट और H2SO4 के साथ प्रूशियन ब्लू कलर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड फेरिफेरोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड रेड कलर आ जाता है इसका मतलब थायोसाइनाइड प्रेजेंट था, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। पर अगर ना प्रूशियन ब्लू आया ना ब्लड रेड कलर आया, दोनों ही नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। लेड एसिटेट के साथ अगर ब्लैक पीपीटी आ जाता है दैट मींस सल्फर प्रेजेंट है। अगर वो भी नहीं आ रहा तो हम इस सोडियम एक्सट्रैक्ट का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके देखेंगे। अगर व्हाइट पीपीटी आए तो क्लोरीन, पेल येलो आए तो ब्रोमीन, येलो आए तो आयोडीन, ठीक। दिस इज हाउ वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनमें से कोई प्रेजेंट है, ये ऐसे पता चलता है, ठीक। फाइन। डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लसाइनेस टेस्ट, ठीक है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट टेस्ट।
कि फास्फोरस की डिटेक्शन हम कैसे टेस्ट करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है उसमें हम पहले सोडियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं और फिर नाइट्रिक एसिड की, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। बेसिकली हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है कंपाउंड को हीट करने के लिए कि अगर कंपाउंड में फास्फोरस है तो वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, वी वांटेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया। ठीक, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब हमने हीट किया उसको तो ये बन गया अपना फॉस्फेट। अब फॉस्फेट की प्रेजेंस हम कैसे टेस्ट करते हैं, ये हम चेक करते हैं अमोनियम मॉलिक्यूलेट से। आप में से कुछ स्कूल्स में, कुछ बच्चों के स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया होगा, आपको पढ़ा है केटायन एंड एनायन एनालिसिस। एनायन एनालिसिस का लास्ट टेस्ट यही होता है। सुन लो, एनायन एनालिसिस में आपको यही तो कराते हैं। सबसे पहले कंपाउंड में हम डाइल्यूट H2SO4 डाल के देखते हैं, कुछ नहीं आया तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं आया तो बेरियम क्लोराइड डाल के देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं आया तो लास्ट रिजॉर्ट होता है अमोनियम मॉलिक्यूलेट डाल के देखो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका येलो कलर का पीपीटी आ जाएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड में फॉस्फेट है, और अगर फॉस्फेट है तो ये कंफर्म हो जाता है कि फास्फोरस है। ठीक, ये दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है बढ़िया काम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब कैलकुलेशंस भी आएंगी। राइट, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ना कैलकुलेशंस का कोई काम नहीं था। ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस का काम है, चैप्टर 1 का काम है। देख लो क्या है। सबसे पहले यहां पे भी हम कार्बन और हाइड्रोजन ही डिटेक्ट करते हैं, पर अब हमें ये नहीं डिटेक्ट करना कि प्रेजेंट है या नहीं है, अब हमें उनकी क्वांटिटी डिटेक्ट करनी है। ओके बेटा, आप लोगों को एक क्वेश्चन याद है, मैंने तुम्हें वो एक वेल्डिंग फ्यूल गैस वाला कभी क्वेश्चन कराया था? ठीक नहीं, बच्चों को याद है ऑब्वियसली। ठीक है, सुनो, अगर हमें ये पता चल जाए कि कंपाउंड में, अगर हमें ये पता चल जाए कि कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मतलब कंपाउंड को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने कितने बने, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ भाई, ठीक है। सुनो, अगर हमें ये पता चल जाए, फिर तो आता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कंपाउंड में कंपाउंड को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो हम पता लगा लेंगे कंपाउंड में कार्बन कितना था और हाइड्रोजन कितना था। ठीक, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। 44 में से कार्बन कितना है? 12, राइट। 44 में से कार्बन कितना है? 12, राइट। मान लो कि मेरे पास सपोज 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, राइट। तो 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होता होगा बेटा? 44 में 12 होता है, तो 10 में कितना होगा? मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। ये कैलकुलेट किया जा सकता है ना कि 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर से सीख के आए हुए हैं। तो अगर मुझे समहाउ ये पता चल जाए कि इसको बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं ये भी पता लगा लूंगा कंपाउंड में कार्बन कितना है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वे हो जाए तो कार्बन का पता चल जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसके बारे में बात करते हैं। अगर वाटर का पता चल जाए तो बेटा वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, अगर वाटर 18 ग्राम हो तो उसमें हाइड्रोजन 2 होता है। ठीक, मान लेते हैं किसी कंपाउंड में उसका हमने कंबशन किया और वाटर प्रोड्यूस हुआ सपोज 140 ग्राम, कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो बेटा 18 में से 2 ग्राम होता है, तो 140 में से कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये बात समझ आई? तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना कितना बन रहा है, तो हम बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कितना कितना है। ओके, ठीक। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में हमारा जो कंपाउंड है ये हम उसको हीट कर देते हैं कॉपर ऑक्साइड पैलेट्स में, जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट हो। ठीक, तो अब सुनो, आगे हमने, अरे सुन लो, आगे हमने 2 चीजें यूज करी, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और KOH। ठीक है,
हमने दो ऐसे U ट्यूब ले रखी, एक में KOH सॉल्यूशन है और एक में CaCl2 है, राइट। जो KOH है बेटा वो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ठीक है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, बना लेता है KHCO3, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब हमने अपने कंपाउंड का कंबशन किया, हम वे कर लेते हैं कि हमने इनिशियली कितना KOH डाला था, राइट। पहले कितना डाला था और आफ्टर द रिएक्शन, अब आफ्टर द रिएक्शन ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगा, ठीक। तो हम इसका वेट मेजर करेंगे कि पहले कितना था और अब कितना है। तो जितना वेट बढ़ गया वो कार्बन डाइऑक्साइड का, समझ आई, ये समझ आया। तो जितना वेट बढ़ गया वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन निकाल लेंगे, राइट, ठीक। दिस इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। ऐसे ही ये जो एनहाइड्रस CaCl2 होता है, ये मॉइस्चर का एब्जॉर्बर है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। शायद आप में से कुछ लोग 10th में ज्यादा अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उसमें एक क्वेश्चन होता था, वो वाला प्रैक्टिकल था ना, जिसमें हम प्रूव करते थे कि गैसियस एसिड ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते, HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। उसमें हम एक्सपेरिमेंट में गार्ड ट्यूब यूज करते थे जिसमें CaCl2 होता था, क्योंकि वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था, याद आया, ठीक। तो ये वही है CaCl2, अगर यहां से वाटर पास हो रहा है तो वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके साथ भी हम सेम करेंगे, इसका वेट हम पहले मेजर करेंगे, बाद में मेजर करेंगे। जितना वेट बढ़ गया दैट वेट इज ऑफ H2O, ठीक है। अब H2O पता चल गया तो H2O से हाइड्रोजन कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। ये है तरीका। तो मैं तुम्हें इसका कोई अलग से ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले फालतू, ठीक है, सिंपल। एक दो जगह पे हम पढ़ेंगे जहां पे फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा कि स्पेसिफिक चाहिए ही चाहिए, सरफेस टेंशन बीच में आ जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन अभी तक हमने केमिस्ट्री में तो बात करी नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा तुमने सरफेस टेंशन, है उसमें भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एक आधा भी मेथड आएगा जिसमें सरफेस टेंशन भी आएगी, तो वहां पे हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अगर अपने चैप्टर 1 के बेसिक्स को ढंग से अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू द आंसर, ठीक, फाइन। ये कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कुछ इस तरीके से होती है, ओके। सुनो, यहां पे आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बस सुन लो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन डन बाय ड्यूमास मेथड, ठीक है। इस मेथड का नाम है ड्यूमास मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वही कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम हीट कर दें, इससे होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन था, ये ऑलरेडी बात एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो अब बस ये पता लगाना रह गया कि नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। तो कितना हम कैसे पता लगाएंगे, हम एक काम करते हैं, हम ना इस कंपाउंड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सारी चीजें थी, ठीक है, इसको हमने KOH की सॉल्यूशन के ऊपर रखी है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब ही कर लेगा, फाइन। इससे होगा ये कि इस एरिया में सारा का सारा नाइट्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, फाइन, ओके। इस एरिया में नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन अगर यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, नाइट्रोजन की वॉल्यूम तो पता चल ही जाएगी। ये जो मीटर है यहाँ पे वॉल्यूम ml इसमें स्पेसिफाइड होते हैं कि 8 ml 10 ml 12 ml ऐसे आपको यहां से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड पता चल जाएगी, ठीक। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पता चल गई तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का एक ये फॉर्मूला नहीं होता था, गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4, याद आया, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता था गिवन मास बाय मोलर मास। अगर हम मास के टर्म्स में बात करें तो गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 होता था एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अगर हमें नाइट्रोजन की वॉल्यूम पता चल गई तो हम यहां पे आ जाएंगे। पर पॉइंट ये है कि यार जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कौन सा हम STP पे करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे थोड़ा ना करते हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा या 0 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशर पूरा का पूरा 1 atm ही होगा, राइट। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो हम तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कर नहीं रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक। तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड ही नहीं है। क्या करेंगे इस केस में, व्हाट विल वी डू, कुछ भी अज्यूम मान लेंगे, ठीक है। ऐसे तो फिर सीधा आंसर ही मान लेंगे कि मान लेते हैं 10 ml ही आएगा, कुछ भी जो नहीं आता लेट कर लो,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका उसको हीट करेंगे सीधा आंसर लेट किया कर, लेट द आंसर बी फाइन। सर हीट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट करके टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। सुनो, हम एसटीपी कंडीशंस क्रिएट तो नहीं कर सकते और ना ही करने की जरूरत है। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम जितनी हमारे पास नाइट्रोजन आई है, ये एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम होती है इसकी। ठीक है, सुनो, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सुना है इसके बारे में? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाया भी था तुम लोगों को जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था। इसमें आर होता था, बस आर होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे तुम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कंडीशंस कुछ भी कर लो, राइट। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके फाइन, तो मान लेते हैं बस सुनो, 2 घंटे ही क्या? नहीं 3 घंटे? अभी हो जाएगा ये। सुनो, एट एसटीपी में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू करंट सिचुएशन पे P1 V1 अपॉन T1। तो हमें मिल गया कि नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम है। तो करंट सिचुएशन में मेरे को वॉल्यूम पता चल गई। ठीक है, करंट सिचुएशन का प्रेशर और टेम्परेचर भी पता लगाया जा सकता है वेरी इजीली। ठीक है, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है और प्रेशर के लिए मैनोमीटर होता है। ठीक, तो आपको करंट सिचुएशन का प्रेशर और टेम्परेचर भी पता चल गया, तो ये भी पता है, ये भी पता है। ठीक, राइट। करंट सिचुएशन के बारे में आपको सब कुछ पता है कि इस वक्त यहाँ पे प्रेशर कितना है, इस वक्त यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है और इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। ठीक, अब जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रेशर कितना होता है 180 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। ये मैं अगर यहां पुट कर दूं तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी। तो कैलकुलेट हो जाएगा कि ये जो गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर एसटीपी कंडीशंस होते तब इसकी कितनी वॉल्यूम होती, ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू उठा के आप यहां डाल दें। ओके, तो आपको नंबर ऑफ मोल से आपको नाइट्रोजन का मास भी मिल जाएगा। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर ये तो वही बात होगी ना, एसटीपी मानना। एसटीपी माना थोड़ी है, मैंने एसटीपी पे कैलकुलेट किया है कि अभी गैस की इतनी वॉल्यूम आ रही है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशंस होती तो इतनी वॉल्यूम आती। ये मैंने माना थोड़ी है, इतनी कैलकुलेशन करने को एज्यूम करना कहते हैं। तो पागल है, घूम फिर के वही बोलना है। तो क्वेश्चन है, सुन लो ड्यूमास मेथड का ये वाला क्वेश्चन है। देख, अगर न्यूमेरिकल आता तो कैसे आता है, एक बार देख। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 0.3 gram of organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin। देखो कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका मास कितना है 0.3 ग्राम्स। ओके, gave 50 ml नाइट्रोजन। गिवन इंफॉर्मेशन में लिखते जाओ। सर गिवन इंफॉर्मेशन लिखने के कितने मार्क्स मिलेंगे? पेपर लीक हो गया तो सारे अच्छा बस अब बोलना बंद करो। अरे सुन लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना है 0.3 ग्राम्स, ये लिखा हुआ। और नाइट्रोजन की वॉल्यूम कितनी है 50 ml। नाइट्रोजन के बारे में हमें दिया हुआ कि वॉल्यूम कलेक्टेड इज 50 ml एट व्हाट टेम्परेचर 300 केल्विन। इस टेम्परेचर पे 50 ml नाइट्रोजन इकट्ठी हुई है। ओके, एंड प्रेशर कितना दिया हुआ है 715 mm ऑफ Hg। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ये प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर में ये चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, जो कि अगर मैं बार में कैलकुलेट करूं तो 1.013 बार के बराबर होता है। पैस्कल में कैलकुलेट करूं 10 to the power 5 पैस्कल के बराबर होता है। अगर मैं mmHg में कैलकुलेट करूं तो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। और अगर सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में कैलकुलेट करें तो इसके बराबर होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, ये सब 1 atm ही है। तो अब अगर इसने यहाँ पे मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में बात करी है, तो मैं स्टैंडर्ड प्रेशर जब पुट करूंगा ना, ये तो करंट प्रेशर है कि हमारा जो ये यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठी हुई है नाइट्रोजन की, उसका प्रेशर बताया हुआ कि अभी इस सिचुएशन में 715 mmHg प्रेशर है।
तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, ठीक है, अगर हम mmHg में बात करें, राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन, जो कि करंट टेम्परेचर है, इज 15 mm, 15 mm मतलब 15 mmHg, ठीक है। तो अब जो हमें प्रेशर इस वेसल का लेना होता है ना, इस वेसल का प्रेशर वो होता है इसका प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। इसमें से एक्वस टेंशन माइनस करनी होती है। मैं यही तो मैं कह रहा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ये देखो इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी है 50 ml, एक्चुअल प्रेशर है 715 माइनस एक्वस टेंशन, देख रहे हो एक्वस टेंशन माइनस करी हुई है, ठीक। तो प्रेशर में यहां पे 715 की जगह 700 ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, ठीक, सुन लो। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। देख लो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत भरे रहते हैं जेईई के पेपर में, परसेंटेज नाइट्रोजन वाले। अगर तुमने अभी जनवरी अटेम्प्ट का भी देखा हो पेपर, उसमें बहुत क्वेश्चन थे इसके परसेंटेज निकालने के लिए। हाँ, नीट में भी होते हैं। सुनो क्या है, सुनो सुनो सुनो, सिंपल हम रिलेशन लगाते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसको मान लेते हैं एसटीपी कंडीशंस और इसको मान लेते हैं करंट कंडीशंस, ठीक। बेटा एसटीपी पे प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम पता नहीं, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और अभी प्रेशर है 700, वॉल्यूम कितनी है 50 और टेम्परेचर कितना है 300। ओके, यहां से आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी कि एसटीपी पे ये वॉल्यूम कितनी होती, ठीक है। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट एसटीपी। इन्होंने कर ही रखा है कैलकुलेट, तो यहां से कैलकुलेशन का टाइम बचाते हैं 41.9 mm। ओके और क्या, थोड़ा तो मेहनत कर लो, राइट। तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगी, अगर यही गैस एसटीपी पे कैलकुलेट करते तो 41.9 ml आती, राइट। तो यार यहां से तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। ये भी थोड़ा सा टाइम बचाया था, सुन लो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में पुट करनी होती है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मोल्स है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर भी होते हैं, ठीक। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे कि मास कितना है नाइट्रोजन का, ठीक है। एक्स क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स, ओके। अगर मुझे पता चल गया मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स, तो यार मुझे परसेंटेज नाइट्रोजन ही तो निकालना था, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है, राइट। ये करना है, तो आप इन सारे फॉर्मूला से बच जाओगे, आपको एक भी फॉर्मूला का रट्टा नहीं लगाना, समझ आई। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बेटा ये रट लो, जो वॉल्यूम आएगी यहां पुट कर देना, ठीक है। तो एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आप सीधा, अगर आपके चैप्टर 1 के बेसिक्स स्ट्रांग है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, समझ आई। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 की एप्लीकेशन, ठीक। ये ठीक, बचे हुए 2 टॉपिक्स क्लास में, ठीक है। कल